अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद उन बच्चों को जिन्होंने एनएलई 1 क्लियर किया और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस शो की। इसमें सबसे पहले जो हमारी यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान, उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, एजुकेशन एडवाइज़र्स की तरफ से उनको मुबारकबाद। लेकिन ये गेम अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि एनएलई पार्ट 2 जब तक आप क्लियर नहीं करते, आपके पास परमानेंट लाइसेंस नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि अभी आप यू आर नॉट कम्प्लीटली डन। तो हमारे सर कहा करते थे कि ऊँट निकल गया है, उसकी दुम बच गई है। तो अब आप लोगों ने करना क्या है कि एनएलई स्टेप 2 के लिए आपने विजिलेंट होके जितनी आपकी सेलिब्रेशन थी, आपने एंजॉय करना था, वो हो गया। अब आपने जुलाई के अंदर जो एनएलई पार्ट 2 हो रहा है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता होगा कि जब एनएलई पार्ट 2 हुआ था, तो एनएलई पार्ट 2 काफ़ी मुश्किल था, और जिस तरह अभी एनएलई स्टेप 1 का रिज़ल्ट आया है, इसके मुकाबले में एनएलई जो 2 था, उसका रिज़ल्ट इंतहाई अपसेटिंग था, बड़ा मुश्किल रिज़ल्ट था। उसकी वजह ये थी कि इस दफ़ा पीएमडीसी ने अपना जो एग्ज़ाम पैटर्न था, उसको कम्प्लीटली चेंज किया था। पहले ये था कि अगर लेट्स सपोज़ एक स्टेशन आता है, उसमें ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि आपको सिंपली एक स्टेशन के बारे में आप बताएँगे, लेकिन अब एक स्टेशन के अंदर वो सारी की सारी डिफरेंशियल्स आपसे पूछते हैं, चीज़ों को पूछते हैं। लेट्स सपोज़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एनएलई 2 बेसिकली एक आपका और टीचर के साथ इंटरेक्शन है, जिसमें टीचर आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखा है, आपके रिफ्लेक्सेस देखता है, और सारी चीज़ें मिला के फिर आपको जब 15 से 20 स्टेशन जब आप इक्वली आप परफॉर्म करते हैं, तो फिर आप एलिजिबल होते हैं स्टेप 2 क्लियर करने के, और फिर आप एलिजिबल होते हैं लाइसेंस लेने के लिए। तो इसमें आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी आप लोगों ने रिलैक्स नहीं होना। जब तक आप एनएलई 2 क्लियर नहीं करते, तब तक आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करनी है, अपना नॉलेज को रिवाइज़ करना है, और नॉलेज के साथ अपने रिफ्लेक्सेस बनाने हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? जब आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे। जो लोग हॉस्पिटल के अंदर हाउस जॉब कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको एडिशनल बेनिफिट ये है कि उनका पेशेंट के साथ इंटरेक्शन हुआ है, उन्होंने देखा है कि रियल लाइफ में पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है। तो ये आप लोगों को एडिशनल बेनिफिट है। लेकिन फिर भी कभी भी एग्जामिनर आपसे एग्जैक्ट डायग्नोसिस स्टेप 2 के अंदर एक्सपेक्ट नहीं करता। वो ये एक्सपेक्ट करता है कि एट लीस्ट आपको आपकी अप्रोच ठीक हो, आपको चीज़ों का बताओ कि अगर आप एक मरीज़ के साथ, यानी मरीज़ से हिस्ट्री के अंदर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसके पीछे लॉजिक क्या थी, तो रेलिवेंट बातें आपने करनी है। तो उसके लिए मैं आप सब लोगों से ये कहूँगा, मैं आप सब लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, यानी व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जो हमारी कम्युनिटी बनी हुई थी, उसमें मैंने देखा है, और हम सब लोग आपके लिए, यानी जो ये आपकी सक्सेस है, बिल्कुल हम इसके लिए खुश हैं। लेकिन अभी आप लोगों ने रेस्ट नहीं करना जब तक आप एनएलई 2 क्लियर नहीं कर लेते। अच्छा, अब एनएलई 2 के अंदर आप लोगों को पता है कि 15 से 20 जो स्टेशंस हैं, उसके अंदर आपको डिफरेंट तरीके से एक्सेस किया जाता है। जिसमें अगर आप मेडिसिन की बात करें, तो मेडिसिन के स्टेशंस के अंदर आपकी हिस्ट्री टेकिंग है, आपकी ब्रेकिंग बैड न्यूज़ है, आपकी काउंसलिंग है, आपके मेडिसिन के इंस्ट्रूमेंट हैं, और मेडिसिन के केस होंगे, और साथ मेडिसिन के एग्जामिनेशन। ये जब सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करते हैं, इनके ऊपर आपकी ग्रिप होती है। फिर मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जो आपको कॉन्फिडेंस आता है, वो नॉलेज के साथ आता है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप एग्ज़ाम के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। अब एनएलई पार्ट 2 स्लाइटली ट्रिकी क्यों था? क्योंकि इससे पहले ऐसा एग्ज़ाम हुआ नहीं था। लास्ट टाइम मैं शेयर भी कर दूंगा कि एक जो पम्फलेट था, या जो क्वेश्चन पेपर था, जो एग्जामिनर को पीएमडीसी की तरफ से, काउंसिल की तरफ से मिलता है, उसके अंदर ये था कि वहाँ पे एक स्टेशन दिया गया है, एक सिर्फ सिनेरियो दिया गया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि एक पेशेंट अगर आपके पास ब्लीडिंग पर रेक्टल के साथ आता है, तो आप उसको कैसे लेके चलेंगे। तो सबसे पहला ये था कि आपने पेशेंट को ग्रीट किया, यानी ग्रीट के अंदर ये है कि आपने पोलाइटली उसको ग्रीट किया कि नहीं किया। फिर दूसरा क्वेश्चन ये था कि एक स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ, पहला आपने उसको ग्रीट किया, फिर दूसरा आपने उसको कंसेंट लिया या नहीं लिया, तीसरा अगर आप उसको एक्सपोज कर रहे हैं, तो आपने उसको पोलाइटली एक्सपोज किया या नहीं किया। फिर अगर ब्लीडिंग पर रेक्टल है, तो आपने उसके डिफरेंशियल पूछे कि नहीं पूछे। डिफरेंशियल पूछने के बाद रेलिवेंट चीज़ें अगर आप पूछते हैं, तो हर सवाल के साथ एग्जामिनर के एक की होती है, और हर की का एक मार्क एग्जामिनर टिक करता रहता है। जो सवाल आप पूछते जाएंगे, एग्जामिनर वो क्वेश्चन टिक करता रहेगा।
तो जब आप यानी ये एक स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि आपने कंसेंट लिया, सॉरी आपने ग्रीड किया पेशेंट के साथ, आपने कंसेंट लिया, अगर आपकी एग्जामिनेशन है तो एग्जामिनेशन के लिए आपने पेशेंट को जब अनड्रेस किया तो उसके लिए आपने कंसेंट किया, और फिर पोलाइटली आपने किया कि नहीं किया। यानी देखिए ना, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऑल ऑफ द सडन वहाँ पे ये सारी चीज़ें परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी कि जब आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे, और जो पोलाइटनेस है ये कैसे प्रैक्टिस होगी कि जब आपकी रूटीन के अंदर होगी। फेक आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। ये अभी से आपने ये सारी चीज़ें अपनी रूटीन के अंदर लेके आनी है। अच्छा, फिर जब आपने ये देखा तो एग्जामिनर ने अपने पास डिफरेंशियल जो काउंसिल उसको की देती है, की के ऊपर डिफरेंशियल लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्लीडिंग पर रेक्टल के साथ आपके पास एक पेशेंट आता है, तो आपने उसकी एज देखनी है, आपने उसके कोमार्बिड देखने हैं, आपने उसकी फैमिली हिस्ट्री को देखना है। फिर अगर आप डिफरेंशियल देखते हैं तो आप डिफरेंशियल सोचेंगे कि ये कोई बिनाइन चीज़ है, कोई अल्सर है, कोई पॉलिप है, कोई एडवांस एज है, तो कोई मैलिग्नेंसी तो नहीं है। फिर एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि जो भी आपने डिफरेंशियल बताई है, हर एक डिफरेंशियल की आप प्रॉपर हिस्ट्री बताएं। फॉर एग्जांपल अगर मैलिग्नेंसी है तो मैलिग्नेंसी के रिलेटेड आप क्वेश्चन उससे करेंगे, और एग्जामिनर हो सकता है कि वो सिर्फ मैलिग्नेंसी को ही पकड़कर आगे जाना शुरू हो जाएगा कि आप फर्दर इसको कैसे लेके जाएंगे। यानी आप डीआरई करेंगे, आप कोलोनोस्कोपी करेंगे, आप कोलोनोस्कोपी के साथ बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी करेंगे तो बायोप्सी के ऊपर अगर ट्यूमर आता है तो ट्यूमर मार्कर्स क्या होंगे, फिर आप उसको किसके पास रेफर करेंगे, या ट्यूमर की रिसेक्शन के आपको क्या मेथड पता है, और फॉलो आप ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, और ट्यूमर मार्कर दोबारा आप कब कब करवाएंगे। ये सिर्फ मैं आपको एक स्टेशन की बता रहा हूँ, और इस तरह के स्टेशन आप 15 to 20 स्टेशन आपका जो आपके कंसल्टेंट होते हैं, जो आपके वहाँ पे प्रोफेसर्स होते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन होता है। ये कब पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा कि जब आप अपने ब्रेन को इस लेवल के ऊपर जाके ट्रेन करेंगे। अब NLE 1, क्योंकि आपका कभी भी कंसल्टेंट के साथ, टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं है, आप वहाँ पे रिलैक्स होते हैं, तो आप जब एग्ज़ाम के अंदर जाते हैं पार्ट 2 में तो वहाँ पे रिलैक्स नहीं हो सकते, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। फिर 5 मिनट्स के अंदर आपने ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, आप टाइम बाउंड होते हैं, फिर एग्ज़ाम की स्ट्रेस होती है, फिर कुछ एग्जामिनर आपको स्ट्रेस के अंदर डालते हैं। और अगर एक एग्जामिनर जान के देखता है कि लेट्स सपोज एक CPR का स्टेशन है, तो उसमें ये देखा जाता है कि इमरजेंसी में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, या कहीं पे फ्यूचर आ जाते हैं तो वो देखा जाता है कि आप इमरजेंसी में कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसलिए बनाई जाती हैं कि जो आपने 5 साल के अंदर नॉलेज पढ़ा होता है उसको आप दोबारा से रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, क्लिनिकली कोरिलेट कैसे करते हैं, मरीज़ के साथ आपका बिहेवियर कैसा है। ये सब चीज़ें कब पॉसिबल होंगी? जब आप एग्ज़ाम में 1 से 1.5 महीना कंटिन्यूसली ये काम रेपिटेशन करते रहेंगे, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहेंगे, अनटिल अनलेस कि जब ये बात आपके रिफ्लेक्सेस के अंदर शामिल हो जाए। तो होपफुली जो लोग स्टेप 1 कर चुके, अब ये बहुत थोड़ा टाइम है आप लोगों के पास, इंशाल्लाह स्टेप 2 आप आसानी से निकाल सकेंगे, और एक दिन इंशाल्लाह आएगा कि आपके पास परमानेंट लाइसेंस होगा। लेकिन आप लोगों ने रिलैक्स नहीं होना, और अपनी जो मेहनत है राइट डायरेक्शन के अंदर फोकस के साथ, और अपने कोलीग के साथ डिस्कस करके, प्रैक्टिस करके, सिर्फ एक दफ़ा एग्जामिनेशन करने से एग्जामिनेशन नहीं आता, एक दफ़ा स्कूल्टेशन करने से नहीं आता, ये आपको मल्टीपल टाइम रेपिटेशन करनी पड़ेगी। और इसी सिलसिले में फॉरेन स्टूडेंट एकेडमी ने रावलपिंडी के अंदर हम एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करवा रहे हैं स्टेप 2 के लिए, जो इंशाल्लाह बड़ी ईद के बाद हमने अनाउंस कर दिया है। और इस सिलसिले में ये होता है कि हम जो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं 1 बाय 1 उनको सुपरवाइज़ करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, जो जिस चीज़ के अंदर वो लैक कर रहे होते हैं उसको उसकी काउंसलिंग करते हैं, और जहाँ जहाँ हमें लगता है कि इस चीज़ के अंदर डिफिशिएंसी है, किसी की प्रेजेंटेशन स्किल के अंदर डिफिशिएंसी है, कम्युनिकेशन के अंदर डिफिशिएंसी है, नॉलेज के अंदर डिफिशिएंसी है, तो ये सारा काम हम करके उसको एलिजिबल बनाते हैं कि वो पार्ट 2 के लिए अपीयर हो। और इंशाल्लाह हमारी हिस्ट्री है कि 2010 से हमारा 100% रिज़ल्ट रहा है NLE 2 के अंदर, और इस दफ़ा भी हम होपफुल हैं कि हमारा रिज़ल्ट अच्छा रहेगा। और इसमें एक और सवाल जो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर NLE 2 में ऑनलाइन क्लासेस का कोई रोल है? कुछ स्टेशन ऐसे हैं कि जिनमें ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हैं, जैसे काउंसलिंग होगी, हिस्ट्री टेकिंग होगी, ब्रेकिंग बैड न्यूज़ होगी, लेकिन आप क्योंकि ये वर्बली है, लेकिन जहाँ पे आपको एग्जामिनेशन करना होता है, इंस्ट्रूमेंट आपको देखने होते हैं फिजिकली, माइनर सा डिफरेंस होता है, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली आपको करनी होती हैं, और वहाँ एग्जामिनर की मौजूदगी में एग्जामिनर आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं उनको करेक्ट करता है, आपको इम्प्रूव करता है। तो जो
ऑनलाइन के बजाय फ़िज़िकल लाइव कैंपस के अंदर एक अच्छा ऑप्शन रहता है मेरे ख़्याल के अंदर। तो इंशाल्लाह ईद के बाद हम एनएलई स्टेप 2 करेंगे और जितने भी ग्रेजुएट्स हैं हमारी उनके लिए दुआएं हैं और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनएलई पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच।